शौकत तरीन साहब, मैं दो सवाल छोड़ गया था। एक तो ये सुपर साइकिल क्या है आम आदमी की यानी नज़र में, और क्या ये व्हेन इट्स गोइंग टू बी ओवर और रिलीफ कहीं इन साइट है या नहीं? शौकत साहब। जी देखिए जी, पहली बात तो ये सुपर साइकिल जो होता है ना, वो दुनिया के बीच में ये आता है हर 10-15 साल के बाद आता है। और पहली दफ़ा जो पिछला सुपर साइकिल आया था 2007 के अंदर, और वो आपको याद है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं $140-145 पर बैरल हो गई थी। वो क्योंकि कुछ शॉर्टेजेस हो जाती हैं, कोई जिस तरीके से उस ज़माने में ओपेक ने कहा कि जी हम इसको उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी, उससे ये हुआ कि रेट चढ़ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते फिर वो एक किस्म से जब आपका प्राइस ऊपर जाती है तो फिर प्रोडक्शन कुछ और लोग जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं, तो वो वापस नीचे आना शुरू हो जाए। इस दफ़ा ये कोविड ने ये क्रिएट किया कि शॉर्टेजेस होना शुरू। पहले तो जो आपकी जो शिपमेंट्स थी, वो जो $2,000 की शिपमेंट होती थी, वो कितने $10,000 पे चली गई। शॉर्टेज हो गई, चीज़ें कमोडिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो रुकावट होना शुरू हो गई। और उसमें फिर ये हुआ कि तेल के बीच में भी यही था कि पहले तो कि आपस में सऊदी अरेबिया वगैरह ने रेजिस्ट किया कि हम नीचे नहीं लेके आएंगे ये प्राइसेस जो हैं, लेकिन फिर भी 50, 52, 53 डॉलर बैरल पे चढ़ रही थी। और यकदम जो है उसके बाद ये प्रेशर आना शुरू हुआ जो यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन का तो बाद में आया, लेकिन पहले ही ये कीमतें जो हैं ये गई तकरीबन 80-85 डॉलर के ऊपर। खुर्दनी तेल जो है उसके जो पाम ऑयल के जो फार्म्स हैं उसमें अपना इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वो उनको लेबर चाहिए होती है, ये बांग्लादेश की, इंडिया की जो सस्ती लेबर होती है वो आती है। कोरोना की वजह से उन्होंने वो बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो प्रोडक्शन ही कम हो गई, जब प्रोडक्शन कम हो गई तो प्राइसेस बढ़ गई। इसी तरीके से जो आपका कोयला है, जो कोयले में ये जो तेल वगैरह की कीमतें बढ़ी तो लोगों ने जो अपना जो पावर प्लांट्स वगैरह कोयले से चलाने शुरू किए, तो कोयले की कीमत जो $100 थी वो $400 पे चली। खुर्दनी तेल की $700 थी वो $1400 पे चली। तो ये जो है ये सिक्लिकल है, और अब वो प्रोडक्शन जो है वापस आ रही हैं ऑनलाइन, और होपफुली ये जो है अगले मेरे ख्याल में 6 महीने या 9 महीने में ये नीचे आ जाएंगी। तो ये सुपर साइकिल होता है। ठीक। अच्छा शौकत साहब, एक आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक तासर आ गया कि पाकिस्तान 22-23 दफ़ा जा चुका IMF के पास, तो हम फाइनेंशियली माली तौर पे आज़ाद नहीं, हमारी सारी हुकूमतें IMF पे डिपेंडेंट हैं। इसकी क्या सच है इसमें? वाकई हम इंडिपेंडेंट नहीं, हमारे फैसले सारे IMF ने करने हैं, उन्हीं की शराइत पे हर हुकूमत ने काम करना है कि हम इंडिपेंडेंट हैं? यार 100-200 मुल्क हैं दुनिया में, और हम लोग कोई 10-12 मुल्क हैं जो IMF के पास जाते हैं, तो बाकी लोग भी तो गुजारा करते हैं ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स आई हैं, वेदर मिलिट्री या हमारी जो सिविलियन लीडरशिप्स हैं, उन्होंने चंद सख्त फैसले करने हैं। वो चंद सख्त फैसले जो हैं वो अमीर की और इनके जो ऑब्वियसली इनके साथ कनेक्टेड होते हैं उनकी जेब पे डाका पड़ता है, और वो ये डालने नहीं देते। और ये बाकी बातें तो बड़ी कर लेते हैं। मुझे बताया ना, टैक्स टू GDP रेशियो जो 9% है, क्यों 9% है? लोगों की 17% है, 18% है, 20% है प्लस। ये अभी हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं मुल्क हैं, इनकी जो इस तरह की है, हमारी क्यों नहीं है? इसलिए कि लोग टैक्स नहीं देते। अब देखिए, हमने 5 प्रोग्राम शुरू किए थे, और 5 प्रोग्राम का ये था कि मैंने टैक्स पे टैक्स नहीं लगाना, मैं टैक्स को ब्रॉड करूँगा और टैक्स पेयर लेके आऊँगा। वो अभी कर रहे थे और बहुत सक्सेसफुली कर रहे थे। अब मैं उसका एग्जांपल ये देता हूँ कि पिछली दफ़ा मैंने बजट में 24% दिखाया था कि हमारी टैक्स जो रिसीट्स ज़्यादा होंगी। लोगों ने शोर मचा दिया था, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा ये पागल हो गया, ये होगा ही नहीं। हमने उससे भी ज़्यादा करके दिखा दिया। और अभी इस दफ़ा ये अभी 7,000 जो 450-70 करने वाले हैं, हमने 8,000 करना था, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट पड़ गया। और इन्होंने देखें, वो जो हमने कहा था हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करेंगे वो ख़त्म हो गई है। अब वही टैक्स पे टैक्स लगा दिया, जो इवन सैलरीड क्लास जो है वो उसको 80 बिलियन का नया टैक्स लगा दिया। और कॉरपोरेशंस के ऊपर, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अमीर पे टैक्स है, ये कॉरपोरेशन का मतलब है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे टैक्स है।
लोग जो आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर आपने टैक्स लगा दिया और वो मैसिव 10% का टैक्स लगा दिया। अच्छा शौकत साहब, मैं एक और आपके आने का एक फायदा, दूसरे आपके आने का एक फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा 30-35% तो बजट चला जाता है लोन्स पे, कर्ज़ों पे, सूद पे, तो ये सूद हम कर्जा लेके खर्चते कहाँ हैं, ये जाता कहाँ है? ये जाता इसलिए कि आपका जिस वक्त फिस्कल डेफिसिट होता है, आपकी इनकम और एक्सपेंस में जब फ़र्क आता है, और फ़र्क ये होता है कि ज़ाहिर है उसके बीच में आपका डिफेंस है, उसके बाद आप ये डेट सर्विसिंग है, और उसके बाद आपके बाकी जो आप खर्च करते हैं जिसमें आप सब्सिडियाँ देते हैं दबा के, फिर आप ग्रांट्स देते हैं लोगों को दबा के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका एक जो हम जिस तरफ जा रहे थे हम इसको रैशनलाइज कर रहे थे। मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइज़र वालों को, गैस जो है सस्ती दे देते हैं हम, और कहते हैं भाई तुम फर्टिलाइज़र जो है वो तुम सस्ता बनाओ, हम अपने फार्मर्स को दे देंगे। अरे भाई वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। इनकी जो फर्टिलाइज़र कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 35%, 40% रिटर्न ऑन इक्विटी, और उधर फार्मर के पास जो पहुँचता है वो तो उसमें मतलब 1750 की अगर बोरी है यूरिया की, वो 2200 पे बिक रही है, और असल में बाहर जो है वही चीज़ जो 8000 की है तो स्मगल हो जाती है। तो भाई क्यों ना तुम पूरी गैस सही तरीके से उनको दो और कहो अच्छा जी 500, 900, 800 जो ऊपर तुमने लगाना लगा दे, और फिर जाके टारगेटेड सब्सिडी दो उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको सब्सिडी दें। बड़े वाले काश्तकार को क्यों दे रहे हैं? इसी किस्म की और बहुत चीज़ें हैं, जिस तरह SOEs है हमारी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इसके बीच में जो कम अज़ कम जो 14-15 कंपनीज हैं तो वैसे 85, वो कंपनियां जो हैं वो तकरीबन 500 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं। कोई उसको मतलब उसका हल करने को तैयार नहीं है। मैंने हबीब बैंक को किया था, एक किस्म से टर्न अराउंड किया था, 10 अरब रुपए का लॉस कर रहा था, आज वो 40 अरब रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। हम इन्हीं कंपनियों को अगर करना, तो कोई करना नहीं चाहता क्योंकि इसी में सारों के अपने भत्ते लगे हुए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन, और इसमें चाहिए पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिशियन जो हमारे वो कहें नहीं अब हमने जो मर्जी हो जाए, हमने इसको सुधारना है इस इकॉनमी को। तो मैं भट्टी साहब आपको कहना चाहता हूँ कि ये इकॉनमी जो थी, चौथी बड़ी इकॉनमी थी एशिया की 1968 में, 4th largest economy after Japan, China and India. Why can't we back into the top 5 or top 10 again? इसलिए उस वक्त प्लानिंग ठीक थी, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी थी। अब जो है वो बिल्कुल एक किस्म से जिसका दिल आता है वो आता है। अच्छा शौकत साहब, मैं समझो जो आपने फरमाया कि बत्ते लेते हैं, इसका मतलब है नहली के साथ साथ इनका कमीशन का भी इंटरेस्ट है, और जिसकी पेस 22 करोड़ आवाम को अदा करनी पड़ती है। इसका मतलब तो ऐसे ही हुआ कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए, चंद लोगों को फेवर देने के लिए। बिल्कुल, नॉट ओनली दैट, देखें ये हो ही नहीं सकता कि इतनी नाहिली हो। नाहिली के साथ करप्शन भी है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना कि जो मैंने जब किया एक इदारा, ज़ाहिर है हम लोग बाहर से आए थे और मैं साफ़ सुथरे लोग लेके आया था, और टर्न अराउंड जब किया तो आज वही जो 10 अरब रुपया लॉस करता था, आज आफ्टर टैक्स 40 अरब रुपया कर रहा है। तो हो सकता है इस मुल्क में ये चीज़ें नहीं करते ये लोग। तो मैं सिर्फ ये, तो इसीलिए आपका मैं सवाल का लंबा जवाब दे दिया मैंने, लेकिन गया है कि जिस दिन हमने इसको उसी तरीके से ट्रीट किया जिस तरीके से हमने हबीब बैंक को किया था, कि कोई सिफारिश नहीं, मेरिट पे काम होगा, पे फॉर परफॉर्मेंस होगी, और जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी वो होगी जो उस इदारे के लिए बेहतर है और अपने मुल्क के लिए बेहतर है। ये अच्छा, मुझे मालूम है, आपको मैं बता सकता हूं। एक इल्ज़ाम आ रहा है, मेरे वालिद साहब मुझे सिफारिश नहीं कर सकते थे। सारे PMLN रूलिंग पार्टी की तरफ से कि जी मुआहिदा, बार बार कहा जाता है उनको, TV पर आके कहते हैं कि जी वो मुआहिदा तो उन्होंने किया था, हमें अमल दरामद करना पड़ा जिसकी वजह से सारा जो हमारे ऊपर मलबा गिरा। इसमें कितनी सदाकत है शौकत साहब? देखिए जी, मुआहिदा तो हमने 2019 में किया था, तो कर रहे थे ना, उसको फॉलो कर रहे थे ना, उसको निभा भी रहे थे।
और अगर ये कह रहे हैं कि हमने मुआहिदा ऐसा किया ये नहीं निभा सक रहे, तो फिर इनकी नाअहली है ना। मैंने तो आपको बता दिया कि क्या हम छोड़ के गए थे, 24 रुपये सिर्फ छोड़ के गए थे पेट्रोल की सब्सिडी और 22 रुपये डीजल की, और कीमतें बढ़ गई, उसके बाद बढ़ गई। तो इनको चाहिए था उसी वक्त उसको पास ऑन करते या उसका सद्देबात करते, और मैंने बता दिया हम किस तरह सद्देबात करते। ये तो बिल्कुल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि ये मुआहिदा कोई 2 महीने पहले तो नहीं हुआ था, ये तो 2019 का मुआहिदा है और हम उसको निभा रहे थे। और हमारे वक्त में भी सुपर साइकिल आ चुका था, पिछले साल आ चुका था। और आपने देखा जो आपने अभी कहा कि ना हमने कोई ऐसे तरीके से चीज़ें बढ़ाई कि मतलब लोगों के आउट ऑफ रीच हो जाएं, ना कोई ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, बल्कि होती नहीं थी। और हमने जो इन्होंने मुझे IMF ने कहा कि आप जनाब जुलाई से पहले 5 रुपये 4 रुपये 95 पैसे बढ़ाएं और बिजली का, और आप जनाब वाला ये जो इसका टैक्सेस करें, 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन निकालें और टैक्स लगाएं। मैं कह नथिंग डूइंग। अच्छा शौकत साहब, आप बताएं कि आपको ये चाहिए कि टैक्स जो पे कर रहा है उसके ऊपर टैक्स दें,